बच्चों लास्ट ईयर पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था। प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम शुरू किया था, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। जंतु जगत में वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता होती है, और इसका लास्ट टर्म पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया था जंतुओं का। उसका मैंने चार्ट बनाया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसी के बाद मैंने कहा था एक एक फाइलम को, एक एक संघ को, फाइलम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं, तो फाइलम या संघ को एक एक डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पोरीफेरा फाइलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मल्टी सेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय जंतुओं में सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। इसको पोरीफेरा को हिंदी में कहें तो भी पोरीफेरा कहेंगे, या इंग्लिश में कहें तो भी पोरीफेरा कहेंगे। पोरीफेरा, पोर माने होता है छेद, पोर छिद्र, और फेरा माने होता है धारण करना, बियर करना। पूरे शरीर में छिद्रों को धारण करने वाला, पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, तो उन जंतुओं के जिनके पूरे शरीर में छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं? इनके पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र होते हैं, इसको पोरीफेरा कहते हैं। तो पोरीफेरा के जितने भी जंतु आते हैं उन सभी जंतुओं को स्पंजस कहते हैं। कॉमन नेम, सामान्य नाम स्पंज। हिंदी में कहो चाहे इंग्लिश में कहो, इसको स्पंज कहते हैं। तो पोरीफेरा में जितने भी एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, उन सभी को स्पंज कहा जाता है। स्पंज वही स्पंज जैसा होता है जैसे कि सोफे वगैरह में स्पंज पड़ता है जो आसानी से दबाओ तो दब जाता है, तो वैसा ही ये एनिमल होता है। पूरे शरीर में छिद्र होते हैं तो आसानी से ये दब जाता है, स्पंज की तरह होता है, इसलिए इनको स्पंज कहते हैं। और ये असिमेट्रिकल या असम्मित होते हैं, इनका शरीर असम्मित होता है, मतलब इसमें कोई सम्मित नहीं होती, मतलब किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में ये बट नहीं सकता, तो ये असम्मित होता है, ये असिमेट्रिकल होता है। मल्टी सेलुलर पोरीफेरा के जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका शरीर कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब इसमें कोशिकाओं से ऊतकों का विकास या टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऊतक या टिश्यू नहीं बनते। पूरे शरीर में कोशिकाओं का ही स्तर होता है, और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य इसमें करती हैं। तो इसका सेलुलर लेवल या सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें शरीर जल में रहता है तो इसके शरीर के अंदर जल का आवागमन होता है, और जल के आवागमन के लिए इसमें जो तंत्र विकसित होता है, सिस्टम डेवलप होता है, उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र कहते हैं। कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र। इसी नाल तंत्र में पानी अंदर जाता है, पानी बाहर निकलता है। अब इसमें ऑस्टिया होते हैं, पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के द्वारा पानी शरीर के अंदर जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूरे शरीर में छोटे छोटे बहुत से छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा जल शरीर के अंदर जाता है, इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया से जल कहाँ आता है? स्पंजोसील में। स्पंजोसील इसके अंदर की गुहा होती, कैविटी होती, तो जल इसके शरीर के अंदर जो गुहा होती है उसको स्पंजोसील कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे स्पंज गुहा। तो पूरे शरीर में ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जिन्हें के ऑस्टिया कहते हैं, इनसे जल शरीर के अंदर जाता है, फिर यहाँ से स्पंजोसील देह गुहा में पहुँचता है, स्पंज गुहा में, और स्पंज गुहा से जल कहाँ जाता है? ऑस्कुलम में। ऑस्कुलम थोड़ा सा बड़ा छिद्र होता है, इससे जल शरीर से बाहर निकलता है। तो शरीर में दो प्रकार के छिद्र होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम।
ऑस्टिया से जल अंदर जाता है और ऑस्कुलम से जल बाहर निकलता है। तो दो प्रकार के छिद्र होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप हुए। ऑस्टिया से जल अंदर गया, स्पंजोसील या स्पंज गुहा में गया, और ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसके शरीर में कांटे के समान रचनाएं होती, बहुत सी। इन कांटों की समान रचनाओं को स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं कहते हैं। स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं कहा जाता है इनको, और इन्हीं कंटिकाओं के द्वारा इसका कंकाल या स्केलेटन बनता है। तो इसमें स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं या कांटों के समान रचनाएं होती है इसमें। अब इसका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विस्तरीय होता है। शरीर के 2 स्तर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अब इन 2 स्तरों में जो बाहर का स्तर होता है वो पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बाहर का स्तर पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उसे उस स्तर को पिनेकोडर्म कहते हैं। डर्म मीन्स त्वचा का स्तर। तो बाहरी स्तर पिनेकोडर्म होता है जो पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और अंदर का स्तर बना होता है क्वानोसाइट या कीप कोशिकाएं। इसको क्वानोसाइट कोशिकाओं को हिंदी में कहते हैं कीप कोशिकाएं। तो कीप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इनको इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में क्वानोसाइट कहते हैं, या फनल सेल हिंदी में कहते हैं कीप कोशिकाएं। तो कीप कोशिकाएं इसकी बहुत ही विशेष प्रकार की होती है। इसमें इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कीप के समान इसकी रचना होती है। इसमें फ्लैजिला बाहर निकलता है, और ये कीप कोशिकाएं या क्वानोसाइट कोशिकाएं इसके सारे कार्य करती हैं। भोजन पकड़ने का काम भी यही करती हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम, भोजन को पकड़ने का काम, रिप्रोडक्शन या प्रजनन में भी सहायक होती हैं, और इन्हीं के अंदर गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये डाइजेशन में, भोजन को पकड़ने में, जल के प्रवाह को, कैनाल सिस्टम में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। गैमीट्स का निर्माण भी इसमें होता है। तो इस प्रकार से कीप कोशिकाएं या क्वानोसाइट कोशिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनमें जितने भी वाइटल एक्टिविटीज, जितनी भी जैविक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा होता है। जो इनके अंदर जल जाता है ऑस्टिया के द्वारा, उस जल में ऑक्सीजन, भोजन, जल सब जाता है। तो उस भोजन को, ऑक्सीजन को सब ग्रहण करने का काम क्वानोसाइट कोशिकाएं करती हैं, और उस भोजन को डाइजेस्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर निकल जाती है। तो ऑस्टिया से पानी, भोजन, ऑक्सीजन सब जाता है, और ऑस्कुलम से अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये बेकार की पदार्थ सब बाहर ऑस्कुलम से निकल जाती है। तो क्वानोसाइट कोशिकाएं, कीप कोशिकाएं भोजन का पाचन करती हैं, श्वसन में सहायक होती हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होती हैं, प्रजनन क्रिया या रिप्रोडक्शन में भी सहायक होती हैं। तो ये सारे काम क्वानोसाइट या कीप कोशिकाएं करती हैं। तो इस प्रकार से ये स्पंजों में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जैसे हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, पाचन कोशिकाओं के बाहर होता है, और स्पंजों में पाचन या डाइजेशन कोशिकाओं के अंदर होता है। अंतः कोशिकीय पाचन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतः कोशिकीय पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है, फूड वैक्यूल में, खाद्य रिक्तिका में। इसके पश्चात इसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन मतलब कि स्पंज का शरीर कई खंडों में टूट जाए तो प्रत्येक खंड के द्वारा एक नया स्पंज बन जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स या युग्मकों के द्वारा होता है। उसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल स्पंज अलग अलग नहीं होता है। एक ही स्पंज में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक मादा युग्मक, दोनों एक ही में बनते हैं। अर्थात ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं,
या बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं? जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही में बनते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मकों के द्वारा होता है, गैमीट्स के द्वारा होता है। इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज होती है, एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें लार्वल स्टेज बीच में आती है, और लार्वा अवस्था के बाद ही पूर्ण रूप से विकसित जंतु का निर्माण होता है। जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होती उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जिसमें लार्वल स्टेज होती है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें जंतुओं का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अर्थात लार्वल स्टेज इसमें होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्पंजों के कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे साइकन है, स्पंजला है, यू स्पंजिया है। ये स्पंजों के कुछ एग्जाम्पल हैं। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है, अर्थात इस स्पंज से का उपयोग नहाने धोने में भी किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बाथ स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया। तो स्पंजों का पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं उन सभी में क्या विशेषताएं होती हैं वो मैंने आपको बताई, डिस्कस की। तो ये पोरीफेरा एनिमल्स के लक्षण क्या क्या होते हैं उनको क्रम से आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, और मैंने इसके सारे टर्म्स को आपको हिंदी में भी बता दिया है, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट टर्म से इसको हिंदी में भी आपको नोट्स देंगे। धन्यवाद।